हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री में चल रहा है बहुत ज़्यादा माहौल और भाग चुके हैं सारे शुगर के शेयर्स। अब आगे क्या करना है इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे और स्पेसिफिकली करेंगे द्वारिकेश शुगर का यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पहले कॉमोडिटी को, और कॉमोडिटी में ये क्या हो रहा है और ये भाग क्यों रहा है और आगे भी भागेगा क्या, ये सारी चीज़ें समझेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, उसके बिजनेस को समझेंगे, आगे मैनेजमेंट का प्लान क्या है जो भी अभी शुगर इंडस्ट्री में एकदम से शिफ्ट देखने को मिला है, और थोड़ा बहुत मैं आपको एक जनरल इंसाइट दूंगा शुगर इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। और बाकी सारी चीज़ें, शेयर होल्डिंग पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, कौन कॉल की अपडेट्स वगैरह जो भी हैं, पूरे यहाँ पे द्वारिकेश शुगर को हम लोग समझ लेंगे और जान लेंगे और आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट आपके क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग ने एशियन पेंट्स पर राय दी थी, अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग ने एशियन पेंट्स पर राय दी थी 10 मई को, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हो। वहाँ पे अगर आप सर्च करते हो बेस्ट टाइम टू बाय एशियन पेंट्स करके हम लोग ने एक डाला था। ठीक है, 10 मई को हम लोग ने कॉल दी थी एशियन पेंट्स की, लगभग जब भाव 2560 या 2580 का कुछ था, और आज उसने हाई बना लिया 2800 रुपये का। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार कॉल थी जो हम लोग ने दी थी। उसके अलावा प्रिंस पाइप थी और बोरोसिल थी, जिसमें आज लगभग 12-15% के और अपर सर्किट लग चुके हैं। तो इसी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम कोई भी टिप यहाँ पे टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल और एक किसी इन्वेस्टमेंट रेशनल के बेसिस पे देते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने एशियन पेंट्स पे जब राय दी थी तो मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि क्यों मैं बता रहा हूँ। चलिए, द्वारिकेश शुगर अभी ये जो कंपनी है, सबसे पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि शुगर इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, ये भाग क्यों रहा है। देखो, ब्राज़ील और थाईलैंड सबसे बड़े यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण उनकी यहाँ पे जो प्रोडक्शंस है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो कम हो गया है। वहाँ पे क्या हो रहा है, ड्राइनेस आ रही है, और यहाँ पे शुगर को बनाने के लिए थोड़ी है ना क्लाइमेट के अंदर ड्राइनेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उनका जो प्रोडक्शन है ना वो यहाँ पे लोअर एक्सपेक्ट किया जा रहा है पिछली बार से। और अगर आप देखोगे तो शॉर्टफॉल इन यहाँ पे ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन, दो बड़े प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, उसी के अलावा अगर आप देखोगे तो इसके कारण अभी ये जो दो बड़े प्रोड्यूसर जैसे ही यहाँ पे ओवरऑल पीछे हो गए, तो आप देखोगे तो ग्लोबल यहाँ पे जो शुगर प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ गई है। अभी ये है ना सेंट्स और एलबी में दे रखा है। ओवरऑल आप इसको समझ लीजिए कि ये लगभग आप देखोगे तो 16.5 से यहाँ पे 20 रुपये आ गए, लगभग मतलब 25% की प्राइस राइज देखने को मिली है। ठीक है, उसी के अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हायर अमाउंट ऑफ शुगर इज एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज्ड। अगर आप देखोगे इथेनॉल के लिए ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इथेनॉल और शुगर में अभी अपन मतलब समझेंगे। और अगर अपन देखेंगे इंडिया की बात करें तो इंडिया में 31 रुपये से यहाँ पे भाव 33-35 रुपये हो चुका है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग आपको एक मैनेजमेंट का कॉमेंट बताएंगे जहाँ पे है ना शुगर प्राइस पे एक इनसाइट दी है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि यहाँ पे अभी सरकार ने क्या किया है, इथेनॉल ब्लेंडिंग। अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, इथेनॉल का मतलब अल्कोहल होता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अपने घर में पीने वाली नहीं होती, इंडस्ट्रियल अल्कोहल होती है जो यहाँ पे शुगर से ही बनाई जाती है, एक बाई प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट को भी हम समझेंगे तो इथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पे ओएमसी में काम आती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गई अपनी आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल। ठीक है, तो अभी क्या बोला गया है सरकार ने, अभी अगर आप देखोगे ना तो करंटली जो इथेनॉल ब्लेंडिंग चलती है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी अगर अपन देखेंगे तो लगभग 5% के करीब चलती है। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सरकार ने बोला है कि यहाँ पे जो ब्लेंडिंग रेट है वो यहाँ पे आपको 20% तक बढ़ानी है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ओएमसीज को यहाँ पे इथेनॉल का ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करना है, और इथेनॉल का ज़्यादा यूज़ करना मतलब शुगर इंडस्ट्री की इथेनॉल की डिमांड बढ़ना। और इथेनॉल एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, और उसकी जो शुगर उसकी जो प्राइस वगैरह होती है वो शुगर से यहाँ पे चलती है, बट उसका जो मार्केट है वो फिक्स है और उसकी यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होते हैं और उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन कम होता है। तो अभी क्या होगा ना, ओवरऑल इसके कारण यहाँ पे इंडस्ट्री की जो डिमांड है ना वो 8 से 8.5% से बढ़ जाएगी, और $10 बिलियन यहाँ पे तक, 10 बिलियन लीटर्स तक यहाँ पे इसकी डिमांड जा सकती है। अब आप एक बहुत ही सिंपल चीज़ समझो कि इथेनॉल जो उनका एक बाय प्रोडक्ट है उसके 8% यहाँ पे केवल बढ़ेगा, और अभी अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो 80% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है अगर द्वारिकेश शुगर की बात करें। ये समझाता है यहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, पॉजिटिव आउटलुक है। अभी देखो एक पॉजिटिव आउटलुक क्या है, देखो कॉमोडिटी स्टॉक्स के अंदर क्या होता है ना, शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है कॉमोडिटी प्राइस के हिसाब से। अभी मेन कॉमोडिटी अपनी शुगर इंडस्ट्री है, शुगर की प्राइस फ्लक्चुएट होगी तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी। बट अभी शुगर इंडस्ट्री को एक नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो इथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है
उसके कारण अब उनको एक है ना मतलब एक बोलते हैं ना सस्टेनेबल यहाँ पे डिमांड दिखेगी, एक मतलब है ना एकदम वो बोलते हैं उसको अब यूनिफॉर्म डिमांड दिखेगी, है ना। इथेनॉल की अगर डिमांड यहाँ पे बढ़ाएगी तो यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा और इसके अंदर मार्जिन बढ़ेगा। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो कॉमोडिटी स्टॉक से यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो इसके कारण इनका यहाँ पे हाई इथेनॉल से यहाँ पे जो है ना कैपेसिटी एडिशन होगा, इन्वेंट्री वगैरह भी कम होगी और ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री वाइड क्या है, 85% रेवेन्यू आता है शुगर कंपनीज का शुगर से और बाकी 15% यहाँ पे आता है इथेनॉल से। और अगर अब ये सारी चीज़ों का अगर अपन करें तो इथेनॉल की यहाँ पे जो रेवेन्यू शेयर हो जाएगा 30% तक हो जाएगा। और ये अभी इथेनॉल क्या होता है ना, उसका रिटर्न ऑन जो कैपिटल है वो ज़्यादा है, ठीक है। उसी के अलावा अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7.2% से लगभग यहाँ पे जो मैं बता रहा था ना, अभी ब्लेंडिंग रेट 7.2% है, इसको 10% बढ़ाया जाएगा 2022 तक, 20% किया जाएगा 2025 तक। इट्स अ लॉन्ग डे, ये बहुत लंबा समय है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे इथेनॉल के अलावा, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल ने भी ये थोड़ी बहुत चीज़ें बताई है। और वहीं पे एक है ना स्ट्रक्चरल शिफ्ट है और अभी भी यहाँ पे है ना एक स्टेडी इनकम यहाँ पे बन गई है और ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ पे अपने को क्या देखना है, इनकी जो वोलेटिलिटी होती है ना, इनकी प्राइस और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में वोलेटिलिटी होती है। शुगर की यहाँ पे जो प्राइस वगैरह होती है उनके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वो भी बात करते हैं। तो अगर आप वोलेटिलिटी देखोगे ना तो ये वोलेटिलिटी है, ये पहले यहाँ पे ऐसे नीचे गिरता है फिर एकदम से बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर यहाँ पे वापस नीचे एकदम से धड़ाम से गिरता है, फिर धड़ाम से बढ़ता है, फिर अगर आप देखोगे फिर वापस नीचे गिरा और फिर वापस एकदम से बढ़ा। ये होती है वोलेटिलिटी जो कॉमोडिटी स्टॉक्स में होती है। ऐसा नहीं है शुगर में होती है, स्टील में भी होती है। आप सेल का प्राइस चार्ट देख लेना पिछले 5 साल का, अगर आप 3 साल 1 साल की भी बात करते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, ठीक है। और अगर आप देखोगे अभी भी ये 5 ईयर से कम पे है और इसका जो पी रेशो है ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करता है। और अगर आप देखोगे पिछले 5 साल के पी रेशो के हिसाब से तो ये अभी एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये अगर आप देखोगे ना, ये ऑल टाइम हाई बनाए थे कंपनी ने, देखो ये 4 ऑल टाइम हाई बनाए तो चारों ऑल टाइम हाई से लगातार धड़ाम 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 गिरा है। तो ये कॉमोडिटी स्टॉक्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कॉमोडिटी स्टॉक्स को कॉमोडिटी की तरह ट्रेड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेट नहीं रखनी चाहिए। कोई ये सोच के बैठा है कि ये अभी द्वारिकेश शुगर को मैं 50 में खरीद के 75, 80, 100 रुपये तक ले जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं है, ठीक है। जो आनी थी रैली 30 से 60 की ऑलरेडी आ चुकी है, 50 से 75 तक जाने में बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स बदलने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि वोलेटिलिटी कितनी ज़्यादा होती है और अपने को क्यों यहाँ पे कॉशियस होने की ज़रूरत है। चलिए अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, क्या है पूरी कंपनी के चिट्टे बिट्टे जान लेते हैं। अगर आप देखोगे कंपनी के पैट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 48 करोड़ रुपीस का कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट था इस बार, जो पिछली बार से 44 करोड़ से यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो अगर आप देखोगे बहुत ही डिसेंट ग्रोथ है, ठीक है। जहाँ शेयर प्राइस 80% बढ़ती है, यहाँ पे प्रॉफिट आप देखोगे लगभग 10% बढ़ा है, समझे आप। मतलब फंडामेंटली कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर आप रेवेन्यू की बात करो तो 463 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 600 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। ओवरऑल आप देखोगे तो पूरे ओवरऑल यहाँ पे भी जो रेवेन्यू है कंपनी का 1850 करोड़ है और यहाँ पे 91 करोड़ का प्रॉफिट दिया है जो पिछली बार से बढ़ा है, ठीक है। अगर आप देखते हो तो 4.86 जो कि मैंने बताया आपको पी रेशो के मामले में बहुत ज़्यादा हाई पे आ चुका है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 30% वगैरह और जो 70% ये सारी ग्रोथ है वो सारी चीज़ें। अच्छा अगर आप देखते हो तो कंपनी ने यहाँ पे बताया कि Q4 FY21 में जो यहाँ पे ग्रोथ है वो टोटल इनकम के अंदर 30% की ग्रोथ है और 70% यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की है और 9% यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की है पिछले क्वार्टर, अगर पिछले साल से इसको कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी की नेटवर्थ वगैरह 483 करोड़ है जो अपने को प्राइस टू बुक रेशो में निकालने में काम आएगा। मैनेजमेंट ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो शुगर प्राइस रहेगी ना वो 3250 से 3300 रुपये पर क्विंटल रहेगी, मतलब 32 से 33.5 ही रहेगी अगले आने वाले टाइम में। उसी के अलावा कंपनी ने बोला है कि हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे 30.5 मिलियन टन्स ऑफ शुगर बनाएंगे आफ्टर, और 30.5 मिलियन टन्स में जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें से 2 मिलियन टन्स ही यहाँ पे केवल इथेनॉल के लिए जाएगा। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल के लिए यहाँ पे वो करेगी। और कंपनी के यहाँ पे जो ऑब्लिगेटेड क्वांटिटी है बेचने की, अगर आप देखोगे MAAQ स्कीम होती है एक सरकार की जो एक्सपोर्ट करने के हिसाब से, उसमें से ऑलरेडी अपना यहाँ पे 6 मिलियन क्वांटिटी यहाँ पे ऑलरेडी बेच चुकी में से अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे ऑब्लिगेटेड क्वांटिटी यहाँ पे काम कर चुकी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आप देखोगे इबिटा मार्जिन और इबिटा वगैरह
तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है 1.25 रुपीज़ पर शेयर का दिया है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ओवरऑल यहाँ पे जो बताया केन क्रश्ड जो है, ठीक है, वो यहाँ पे 21% से बड़ा है। ये इनका प्रोडक्शन है बेसिकली। इसके पीछे इम्पैक्ट ये है कि जो शुगर सीजन था वो थोड़ा लंबा था, और जो शुगर सोल्ड करी है वो 15.23 लाख क्विंटल्स करी है, और यहाँ पे FY21 में 50 लाख यहाँ पे क्विंटल शो करी है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिछली बार से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें थी। शुगर स्टॉक वगैरह, ठीक है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल, जो यहाँ पे इथेनॉल की बात करते हैं ना, इथेनॉल कितना बेचा है, 12,000 यहाँ पे लीटर्स बेचा है। और अगर आप देखोगे इस फिनेंशियल ईयर में 31,000 लीटर बेचा है, जो पिछली बार से बढ़ गया है, ठीक है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो फिनेंशियल ईयर में जहाँ पहले 11,500 केएल बेचा था पिछले साल में, अभी इस बार 31,000 केएल बेचा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इथेनॉल का इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ना एक अपने आप में वो सारी चीज़ें हैं। कंपनी का यहाँ पे करीबन 200 करोड़ का लोन है, जिसमें से अगर आप देखोगे तो एक सरकार से ले रखा है 80 करोड़ का, और 111 करोड़ के लिए यहाँ पे एक उनका डिस्टिलरी प्रोजेक्ट है उसके लिए ले रखा है, ठीक है। वहीं पे कंपनी की जो रेटिंग है A पॉजिटिव है, और वहीं पे आउटलुक और शॉर्ट टर्म रेटिंग है, जो अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें उनकी 300 करोड़ के लोन पे। वहीं पे अगर आप देखोगे क्रशिंग ऑपरेशंस कंपनी की अभी बंद है, और वो थोड़े टाइम बाद चालू होने की उम्मीद है। यहाँ पे 15 से 20 मई के लगभग यहाँ पे कंपनी चालू करेगी। और अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे इथेनॉल यहाँ पे कंपनी ज़्यादा बनाएगी। अगर आप देखोगे 2 of 3 शुगर यूनिट जो हैं इनके, जो 3 प्लांट है, द्वारिकेश नगर और द्वारिकेश यहाँ पे अगर पुरम में अगर आप देखोगे तो शुगर जो है वो यहाँ पे जनरेटिंग जो हो गया मोलासिस से किया जाएगा, ठीक है। वो सब प्रोसेस है जो अपने को ज़्यादा इतना समझना नहीं है। अच्छा, कंपनी यहाँ पे कोविड-19 को यहाँ पे पीरियडिकली रिव्यू कर रही है, और ये सारी चीज़ें, मतलब आप समझो कि ओवरऑल जो यहाँ पे रिजल्ट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैसिनेटिंग नहीं है। जिस तरीके की शुगर प्राइस आई है, हाइक आया है, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इथेनॉल की डिमांड बढ़ी है, मैं मानता हूँ, बट अब आगे कितनी बढ़ेगी? ऑलरेडी 100% 80% आप राइस पे बैठे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा, ये कंपनी की ओवरऑल 3 प्लांट है, तीनों प्लांट की जो लोकेशन है वो बिल्कुल पास पास है। लॉजिस्टिकली ये यहाँ पे सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अभी मतलब मेरे को है ना, पैन इंडिया अगर एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, मतलब एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स करनी है, तो मेरे को है ना लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर मेरे को राजस्थान में भेजना है या इधर भेजना है या इधर भेजना है, तो ऐसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है जहाँ पे ये यूपी बेस्ड है, ठीक है। अब इसके पीछे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी के जो शुगर के जो खेत होते हैं ना, मतलब शक्कर वगैरह जो शुगर केन के खेत होते हैं वो सब उधर ही हैं, तो इसलिए वहाँ पे बनाया गया है। अच्छा, 3 प्लांट्स है, 2 प्लांट्स है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो गंगेज प्लेन्स के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में फर्टाइल सॉइल पे जो है, और वहीं पे अगर आप देखोगे ये बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, और हाई कंज्यूमिंग मार्केट के इधर पास में है। कंपनी के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी कितनी है, तो डिस्टिलरी बेसिकली कुछ नहीं है, ये इथेनॉल है। 1,30,000 की कैपेसिटी है डिस्टिलरी, जो केवल द्वारिकेश नगर में होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे द्वारिकेशपुरम और यहाँ पे बाकी द्वारिकेश धाम के अंदर यहाँ पे ओवरऑल कितना है। अच्छा, ये को जनरेशन क्या होता है यहाँ पे ना, शुगर से वो भी जनरेट होता है, क्या बोलते हैं अपना, पावर भी, रिन्यूएबल पावर जनरेट होता है। तो ये उसकी कैपेसिटी है, और उसमें से भी क्या होता है कि 91 कंपनी टोटल जनरेट करती है, 56 सरप्लस है, मतलब कंपनी ने कंज्यूम कम किया है और बाकी बेच दिया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर अपन समझेंगे, पूरा शुगर का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये होते हैं फार्मर्स जो उगाते हैं शुगर केन, जिसको अपन गन्ना बोलते हैं। अच्छा, द्वारिकेश इनको क्या हेल्प करती है? केन डेवलपमेंट और मार्केटिंग में हेल्प करती है, ठीक है ना। मतलब इनको असिस्टेंस देती है, एक तरीके की सर्विस देती है, कैसे आप ज़्यादा यहाँ पे खेत उगा सकते हो, मतलब शुगर गन्ने वगैरह उगा सकते हो, वो सारी चीज़ें होती है। फिर यहाँ पे क्रशिंग आता है, जहाँ पे ना इनको क्रश किया जाता है। क्रशिंग प्लांट 3 फैसिलिटीज़ है। उससे पहले बनता है शुगर जूस, अगर आप देखोगे गन्ने का जूस निकलता है, फिर उसको उसको है ना थोड़ा बहुत इवेपोरेट और वो मतलब साफ वाफ करके शुगर बनाया जाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, क्लैरिफिकेशन, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रशिंग प्लांट से एक और चीज़ बनती है, बेगासेस, ठीक है। बेगासेस से यहाँ पे पावर जनरेट होती है, जो अपन ने बात करी, ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसकी भी यहाँ पे सेल्स होती है, बट बहुत कम है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है ना, ये इवेपोराइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, तो इससे बनते हैं मोलासेस। शुगर मोलासेस से यहाँ पे डिस्टिलरी में जाता है, जो अपन ने बात करी, और इससे बनता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ठीक है। तो ये एक तरह का बाय प्रोडक्ट है। और फिर वहीं पे अगर आप चाहो तो मोलासेस को यहाँ पे एक्सटर्नली भी बेच सकते हो। अभी कंपनी क्या करेगी ना, यहाँ पे डिस्टिलरी तक लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मोलासेस की डिमांड इतनी नहीं है, बट यहाँ पे इंडस्ट्रियल अल्कोहल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसको अपन इथेनॉल बोलते हैं। तो ये था पूरा प्रोसीजर। ये कंपनी KMP है, जिनसे अपने को कोई काम धाम नहीं है। अच्छा, की माइलस्टोन्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक है। अच्छा, कंपनी का यहाँ पे आने वाली स्ट्रेटेजी क्या है? कॉस्ट कंट्रोल पे ध्यान देगी,
केन डेवलपमेंट मतलब और ज़्यादा गन्ने के खेत को यहाँ पे डेवलप करना है। डी लेवरेजिंग बेसिकली यहाँ पे रीपेमेंट और प्री पेमेंट ऑफ डेप्ट होगा, ठीक है, कंपनी के जो 300 करोड़ के लोन है उसको पेमेंट करेगी। और वहीं पे यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज मतलब कॉस्ट कंट्रोल और ओवरऑल कंपनी के रिसर्च और प्रोसेस को यहाँ पे सही करने की यहाँ पे पूरी यहाँ पे वो काम करेगी। अच्छा, कंपनी का अगर आप देखोगे तो केन डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी है ना फार्मर्स को एजुकेट करती रहती है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह देती रहती है और फार्मर्स को टाइमली पेमेंट करती है। बेसिकली फार्म रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने डेडिकेटेड केन डिपार्टमेंट बना रखा है जहाँ पे ना केन डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट होता है। फिर वहीं पे कंपनी ने किसान सेवा केंद्र यहाँ पे जो कि हाई यील्ड सीड वेराइटीज़ होती है ये सारी चीज़ें मिलती है, हार्वेस्टिंग वगैरह में हेल्प करती है, सॉइल टेस्टिंग, उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लॉट्स वगैरह में हेल्प करती है, रोड फील्ड्स टू अट्रैक्ट फार्मर टू अडेप्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर ऑटोमन प्लांटिंग और फर्टिलाइजर्स वगैरह यहाँ पे सब्सिडाइज मैनर में इनको दिलवाती है। अच्छा, उसी के अलावा यहाँ पे फार्मर बॉन्डिंग कैसे बढ़ाती है, देखो अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख यहाँ पे फार्मर फैमिलीज है। शुगर केन कितना परचेज किया FY21 में, लगभग 12.753 मिलियन यहाँ पे इनने परचेज किया है, जो कि शायद ये मतलब इतने रुपए का किया है। और वो किसान गोश्ती और नुक्कड़ नाटक ये करके थोड़ी बहुत इनकी वो जो बोलते हैं ना ये मतलब वो है सर्वे वगैरह होते हैं और पेमेंट पोर्टल बना रखा है ताकि उनको टाइमली पेमेंट हो पाए, वो जो कि ज़रूरी भी है, किसानों को पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए और टाइम पे मिलना चाहिए। इबिटास की बात करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो इबिटा मार्जिन भी देख लेते हैं, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंपनी ने कैलकुलेट नहीं किया है। बहुत सिंपल होता है इबिटा मार्जिन कैलकुलेट करना, मैं आपको एकदम सिंपल वे में अगर समझाऊँ तो अगर आप 837.6 को डिवाइड करोगे यहाँ पे 6013 से, तो आपका इबिटा मार्जिन जो आएगा वो करीबन आ रहा है 6013 से अगर डिवाइड करते हैं तो 14% का यहाँ पे इबिटा मार्जिन आता है, ठीक है। इसका जो पहला Q4 का इबिटा मार्जिन है 14% है, और Q4 जो पिछले साल का मार्जिन था उसको अगर आप देखोगे 576 डिवाइड बाय 4632 तो यहाँ पे 12.4 है। तो मतलब इबिटा मार्जिन के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, अच्छी खासी ग्रोथ तो नहीं है बट ठीक है 1-1.5% की ग्रोथ है। वहीं पे अगर आप बात करोगे क्वार्टरली ट्रेंड जो है ये रेवेन्यू है, अगर आप देखते हो तो रेवेन्यू कैसे यहाँ पे कंपनी का ऑपरेशंस वगैरह से बड़ा है। फिर यहाँ पे कंपनी के इबिटा है और इबिटा मार्जिन वगैरह जो अपन ने कैलकुलेट किया था कंपनी ने यहाँ बताया है 14% इबिटा मार्जिन है। फिर पैट मार्जिन अगर आप देखोगे जो पीबीटी मार्जिन जो होता है अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 10.5% है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वार्टरली जो ट्रेंड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पिछली बार से कम हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे अपन वो अगर जो आप देखोगे ना ओवरऑल तो इनकम यहाँ पे बढ़ी है बट मेन जो ऑपरेशंस है उससे यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ है। FY21 के ट्रेंड्स भी लगभग कुछ इसी तरीके हैं, 11.3% इनका मार्जिन है, जहाँ की ओवरऑल जो यहाँ पे जो मार्जिन था 14% से अगर आप देखोगे वो क्वार्टर का था और ये 11% पूरे साल का है। फिर अगर आप पीबीटी मार्जिन देखोगे तो वो सारी चीज़ें समरी फिनेंशियल्स आप देख सकते हैं ये कैसे कैसे यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्म किया है। ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज हुई है। अगर आप देखोगे प्रॉफिट वगैरह भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 915 करोड़ का प्रॉफिट बुक ऑन किया है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कितनी शुगर यहाँ पे क्विंटल्स बेचे हैं और वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे कितना ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्म किया है। वहीं पे अगर आप देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और इबिटा मार्जिन वगैरह पे अगर आप देखते हैं तो ये सारी चीज़ें शुगर के अंदर इबिटा मार्जिन जो आप देखोगे वो कैसा है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे इबिटा मार्जिन जो INR मिलियन में कितना है वो सारी चीज़ें, ये शुगर के लिए बात हो रही है ना। फिर ये शुगर की परफॉर्मेंस है, अगर आप देखोगे तो शुगर के अंदर जो इबिटा मार्जिन है 2.4 का ही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोलेसेस और जो अपना वो होता है इथेनॉल जो कि डिस्टिलरी प्रोडक्ट होता है उसके अंदर मार्जिन बहुत हाई होता है। डिस्टिलरी का अगर आप मार्जिन देखोगे 41% का मार्जिन है बट उसकी वॉल्यूम्स कितनी लो है आप समझो, उसकी वॉल्यूम्स तो कितनी कम बनती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 57 मिलियन लीटर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। एवरेज अगर आप देखोगे रियलाइजेशन तो ठीक है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल सोल्ड अगर आप देखोगे तो 12.8 है और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4948 कुछ मतलब 1523 कुछ है। तो ये मतलब है ना ओवरऑल यहाँ पे डिस्टिलरी बहुत कम है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें होती है बट इनके मार्जिन बहुत हाई होते हैं ना। डिस्टिलरी का मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई होता है बट उसकी यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल उसकी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा है। ये अगर आप देखोगे FY21 में जैसे कि मैंने बताया था 11.6 से यहाँ पे अगर आप देखोगे 11.6 मिलियन लीटर से 31 मिलियन लीटर्स हुआ है। तो ये और बढ़ना चाहिए, मतलब कोई भी शुगर इंडस्ट्री में डिस्टिलरी प्रोडक्ट यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, उसका रेवेन्यू शेयर और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ठीक है। और को जनरेशन के अंदर अगर आप देखते हो तो उसकी जो इबिटा मार्जिन होते हैं उसके काफ़ी हाई होते हैं, 30% 36% के करीब मार्जिन होते हैं जो कि ठीक है। बट इसका जो यहाँ पे रेवेन्यू आता है ना इससे बहुत कम आता है, कोई खास नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बाकी ये कंपनी की ओवरऑल फैसिलिटीज़ हैं जो आप देख सकते हो शुगर में, द्वारिके शुगर में जो काका यहाँ पे बिजनौर में है, फिर एक और देखोगे तो पुरम है,
फिर वहीं पे द्वारिकेश धाम है जो बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, फिर नगर वाली जो फैसिलिटी है और ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना, फिनेंशियल्स पे भी बात करते हैं। फिनेंशियल्स बहुत सही चीज़ होती है जो आपको यहाँ पे एक ना बेस्ट चीज़ बताएगी। फिनेंशियल्स में ना कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ना उनका जो चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की भी ज़रूरत होती है। तो ये देखो, अभी जो है ना डिस्टिलरी से कितना कम रेवेन्यू आता है, आप समझो डिस्टिलरी से सबसे कम रेवेन्यू है, जो अपना इथेनॉल है ना उससे कम रेवेन्यू है। अभी एज अ परसेंटेज तो मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा है ना। तो अगर आप डिस्टिलरी का रेवेन्यू ऐसे देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी की लगभग 3 गुना तो वही हो गया है, प्रोडक्शन ही बढ़ गया है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये जो रेवेन्यू है ना ये बढ़ना चाहिए। अभी जैसे इस बार 7,436 लाख बनाया ना, अगली बार यहाँ पे रेवेन्यू और ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। डिस्टिलरी और को जनरेशन का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। क्यों? शुगर में जो मार्जिन होता है 2.5% मार्जिन होता है, को जनरेशन में 36% का मार्जिन होता है, डिस्टिलरी के अंदर लगभग 40% का मार्जिन होता है। तो अभी आप सिंपल सी बात है भैया, शुगर नहीं बेचना है, इथेनॉल ज़्यादा बेचना है ना। बट यहाँ पे इथेनॉल की डिमांड इतनी नहीं है जितनी शुगर की डिमांड है। शुगर घर घर में चलती है, इथेनॉल तो भैया OMC करती है, और थोड़ी बहुत यहाँ पे जो बाकी जगह इथेनॉल का यूज़ आता है, ऐसा इंडस्ट्रियल यूज़ ही है, उसका कॉमन यूज़ है नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह की अगर आप बात करोगे तो कंपनी का थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम है, और वो सारी चीज़ें अगर आप देखते हो तो फिनेंस कॉस्ट जो अगर आप देखोगे तो ये कंपनी की बड़ी है। चलिए बोरोइंग्स देख लेते हैं, कंपनी की बोरोइंग्स में क्या हालचाल है। अगर आप देखोगे फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे कंपनी की कम हुई है, ये वाली जो बोरोइंग्स की अगर हम बात करें। फिर लीज लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे कम हुई है, और अगर आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें कम हुई है। ओवरऑल कंपनी ने मतलब अच्छा खासा यहाँ पे पेमेंट तो किया है, बट अगर आप देखोगे तो पिछली बार से अगर अपन इसको कंपेयर करें फिनेंस कॉस्ट को, तो यहाँ पे जो फिनेंस कॉस्ट है वो इस बार बढ़ गई है। आई डोंट नो व्हाई। पिछली बार फिनेंस कॉस्ट यहाँ पे कम थी, इस बार ज़्यादा है। आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है, बट ठीक है, मैनेजमेंट का यहाँ पे जो प्लान है कि वो इसको पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे ही कंपनी ने कहा डे लेवरेजिंग वगैरह करेगी। अच्छा, नेटवर्थ वगैरह अपन ने बताई थी मैंने आपको कि कितनी यहाँ पे नेटवर्थ है, जो कंपनी ने ऑलरेडी डिस्क्लोज भी किया था। इक्विटी के अंदर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लगभग जो इसकी नेटवर्थ है करीबन, इसको अपन देख लेते हैं। चलिए नेटवर्थ को, कैश फ्लोज वगैरह हो ही गए, अब अपन आ जाते हैं वैल्यूएशंस पे और इसको सब समझ लेते हैं। चलिए, अगर आप देखोगे तो ये अपना नेटवर्थ जो है 579 करोड़ का इनका नेटवर्थ है। प्राइस टू बुक रेशियो आता है अपना 1.75, ईवी टू इबिटा रेशियो आता है यहाँ पे 7.54, पी जो चल रहा है वो 11 का पी चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो हाईएस्ट पी अगर आप देखोगे ना, रिकॉर्ड जो किया है पी रेशियो जो हाईएस्ट अगर आप पिछले 5 साल का भी देखते हो तो लगभग इतना ही है। ये आप देख सकते हो, ये जितने भी अभी ऑल टाइम पी वैल्यूएशंस पे हाई पे चल रहा है ना, तो यहाँ पे कॉशियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं टेक्निकली यहाँ पे स्टॉक में कुछ भी ज़्यादा नहीं बताऊंगा। देखो टेक्निकली मेरे को इतना वो नहीं है, मेरे को उस पर इतना बिलीव नहीं है जितना मैं फंडामेंटली करता हूँ। फंडामेंटली मुझे इतना पता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली हो चुका है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सभी तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एक बार तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो रिजल्ट के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे है ना टूटा भी है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे धमाल किया ही होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है और DIIs ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, गवर्नमेंट का स्टेक सेम है और वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अच्छी बात है, बट मेरे को इतना पता है कि ये मार्च 21 के बाद जब ये जून 21 के जो आएंगे ना, तो इसमें से बहुत से बड़े बड़े लोग निकल चुके होंगे, क्योंकि उनको शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छे से समझती है। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, टेक्निकली भी जानना है तो मैं बता देता हूँ। अगर मोमेंटम की बात करें तो वहाँ पे बोल रहा है सेल, और बाकी मूविंग एवरेजेस से ऑब्वियसली हाई चलेगा, क्योंकि एकदम से ज़्यादा रैली आने के बाद हाई चलता है। बट आप देखोगे 60 रुपये के जो हाई बनाए थे उसके बाद से थोड़ा बहुत नीचे आ गया है, 53-53 रुपये पे आ चुका है। ठीक है, बाकी जो संकेत ओवरऑल जो दिख रहे हैं वो बाय के दिख रहे हैं, बट अभी स्ट्रॉन्ग बाय के लगभग नहीं है। पहले स्ट्रॉन्ग बाय के थे, धीरे धीरे बाय के आ गए हैं। पिछले 4-5 घंटे का भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो चार्ट है 4 घंटे में भी यहाँ पे अपन देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। 1 वीक का अगर आप देखोगे तो भी यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी लेवल्स क्या है। अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस वगैरह अगर अपन बात करें तो ये रेजिस्टेंस से तो ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की तो अपन बात कर ही नहीं सकते। यहाँ पे 44 रुपये रेजिस्टेंस बता रखा है, बट अभी अगर जो भाव है अपना द्वारिकेश का वो करीबन 53 रुपये चल रहा है ना। और वहीं पर अगर आप सपोर्ट जोन की बात करते हो तो सीधा जो सपोर्ट आता है वो लगभग अगर आप देखोगे तो जो सपोर्ट ये लोग बोल रहे हैं वो पता नहीं 15 रुपये का बोल रहा है। आई डोंट नो ये क्या है। ठीक है, ओवरऑल ये जो एनालिसिस है मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ट्रेंड लाइन में जो ये ट्रेडिंग व्यू पे दे रखा है। मैं आपको सपोर्ट मैं बताता हूँ। देखो, मेरे को जितना चार्ट मैंने देखा और जितना मैंने समझा, तो यहाँ पे आप अगर सिंपल सी बात समझो तो जो सपोर्ट है पहला जो सपोर्ट आपका बैठता है 45 रुपये का, और जो रेजिस्टेंस ऊपर में बैठता है एक बार 59 का है। 55 से 59 के जो रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। 45 रुपये एक सपोर्ट है। ठीक है, और इमीडिएट सपोर्ट अगर आप बात करो तो 50 रुपये।
₹50 के नीचे जाते ही इसको निकालने का है, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म रहा तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा भैया, ऑल टाइम हाई वैल्यूएशंस पे चल रहा है, पिछले 5 साल का चार्ट देख लो, 11 के पी पे चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे अपने को अभी और ज़्यादा पोजीशन तो एक्स्ट्रा करनी नहीं है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ कि इसको एक बार आप सभी तरह के इन्वेस्टर्स एक बार बुक कर सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे ना EID पैरी या फिर बलरामपुर चीनी से भी कंपेयर करते हो तो लगभग उनकी भी वैल्यूएशन इतनी है, 10-11 पी पे लगभग ये ट्रेड होते हैं। धामपुर वगैरह की भी देख लो, तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे समझो कि ऑल टाइम वैल्यूएशन पे चल रहा है। देखो बहुत लोगों ने ऑलरेडी पैसा बना रखा है और किसी के अभी है ना थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, 60 रुपये से लेके अगर आप ये आ गया ना तो देखो थोड़ा वेट करो, 50 रुपये के 45 रुपये से ज़्यादा वेट मत करना, नहीं तो ये वापस है ना टूटेंगे। कॉमोडिटी स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप देखोगे द्वारिकेश के जो MD है उन्होंने खुद ने बोला है कि आने वाले टाइम तक भी शुगर प्राइस इतनी ही रहेगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कॉमोडिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये जो चीज़ें हैं ना जो बदलती है तो ये कॉमोडिटी प्राइस पे ही चलता है ना, तो वो ऑलरेडी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। इसको लॉन्ग टर्म बेट मत समझना, कभी भी कोई कॉमोडिटी स्टॉक को लॉन्ग टर्म बेट नहीं समझना चाहिए अनलेस एंड अनटिल है ना आप टाटा स्टील जैसी भारी कंपनी में लगाते हो, ठीक है। और टाटा स्टील का भी चार्ट देखोगे तो बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अभी यहाँ पे एक और बात ये है कि कोविड-19 से इनको खास ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोविड-19 से एक ही प्रॉब्लम आएगी, जो उनका इथेनॉल वाला जो काम है और जो पावर जनरेशन का काम है वो इम्पैक्ट होगा। बट शुगर तो वही वही रहेगी, क्योंकि शुगर तो आप घर पे आपको चाहिए ही चाहिए चाय के साथ, ठीक है। तो शुगर की डिमांड तो कभी कम नहीं हो सकती। जो सबसे लो मार्जिन वाला है ना उसकी डिमांड तो कम नहीं होगी, बट हाई मार्जिन पावर जनरेशन और अपना जो कि होता है ये इथेनॉल, उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि OMCs के लिए डिमांड कम है ना। आगे जो पेट्रोल है जिसमें अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा चाहिए, पेट्रोल कौन यूज़ कर रहा है? इंडस्ट्री में पेट्रोल चलता नहीं है, आप चलाते हो गाड़ियों में, गाड़ियाँ यहाँ पे चल नहीं रही क्योंकि सभी जगह लॉकडाउन या फिर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये सारी चीज़ें Q1 में वापस इंपैक्ट करेगी और वापस शेयर प्राइस को नीचे गिरा सकती है। थोड़ा आपको दर्द हो रहा होगा सुन के ये सारी चीज़ों को, बट मैं एकदम सच्चाई दे रहा हूँ, सही राय दे रहा हूँ। मैंने खुद ने शुगर में बहुत पैसे कमाए हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है निकलने का। इसके बाद हम लोग बाकी सारे शुगर स्टॉक्स का भी यहाँ पे करेंगे एनालिसिस, भले वो बलरामपुर चीनी हो या फिर अवध शुगर एनर्जी हो, सभी का करेंगे और सभी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें पूरे फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए। पसंद आए तो वीडियो सभी द्वारिकेश के शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करें और चलिए, थैंक यू सो मच।